गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है, एज यूजुअल हमारा रिवीजन वाला सेशन नहीं रहेगा, रादर हम उसकी जगह पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मंडे से वापस हम लोग अपना रिवीजन लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, कृष्णा एन एला। ये कौन है? ये को फाउंडर ऑफ भारत बायोटेक। ठीक है, अब ये लीड करेंगे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को किस टाइम पीरियड के लिए? 2024 टू 2026। ठीक है, किसको इन्होंने सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया अदारसी पूनावाला को, जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ठीक है, और इनका एम क्या है? कोलैबोरेशन को इन्हांस कराना अमंग द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, जिससे कि वैक्सीन डेवलपमेंट में एक्सपेडाइट हो सके और प्रोडक्शन जो है वो काफी हद तक बॉल्स्टर हो सके। इसके अलावा जो ये एसोसिएशन है ये प्रायोरिटाइज करता है अफोर्डेबल वैक्सीन की जो एक्सेस है उसको इनेबल करना हमारे डेवलपिंग नेशंस में। और इसकी बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसने पायनियर किया था कोविशील्ड वैक्सीन को ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कृष्णा एम एला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा रिसेंट अपॉइंटमेंट से है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सैंक्शनड अ स्टडी ऑन द इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्टडी सैंक्शन की है कि जीआई प्रोडक्ट्स के बारे में एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन हो सके? आंसर हो जाएगा यहाँ पे नबार्ड, दैट इज सी ऑप्शन। फुल फॉर्म क्या होता है नबार्ड का? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने हाल ही में सैंक्शन करी है एक स्टडी ऑन द इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द जीआई प्रोडक्ट्स टू द सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जीआई बेसिकली क्यों यूज करा जाता है? जीआई एक तरह का साइन होता है जो कि प्रोडक्ट्स पे हम यूज करते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है और उनके अंदर कोई क्वालिटीज होती हैं बिकॉज ऑफ दैट ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थ्रू लॉज, ये हेल्प करता है इनको बेनिफिट्स रीप करने में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है नबार्ड। आपको बताना है कि काठिया वीट जिसको इसी साल जीआई टैग मिला है, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। Recently, which organization has been granted the Navratna status by the Department of Public Enterprises? Department of Public Enterprises ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्न का स्टेटस दे दिया है? आंसर है यहाँ पे आईरेडा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने नवरत्न का स्टेटस दिया है आईरेडा को। फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आईरेडा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और आईरेडा बेसिकली एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह सर्व करती है। ठीक है, और नवरत्ना स्टेटस की बात करें तो ये स्टेटस दिया जाता है बेस्ड ऑन कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे कि कैसी हाई परफॉर्मेंस उनकी मेंटेन हो रही है, जैसे कि एक्सीलेंट और वेरी गुड पोजीशन पे या रेटिंग्स पे कितने टाइम तक वो बने हुए हैं, और पिछले 5 सालों में 3 आउट ऑफ 5 एमओयूज में उनको ये स्टेटस मिला जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही उनका एक कॉम्पोजिट स्कोर 60 या उसके अबव होना चाहिए। कुछ सिलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के मुताबिक ये स्टेटस दिया जाता है। तो फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने आईरेडा को नवरत्न का स्टेटस दे दिया है। According to National Council of Applied Economic Research, what is the predicted growth rate of Indian economy in 2024 to 25? तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी की प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट कितनी है इस टाइम पीरियड में, आपको ये बताना है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 7% को सरपास करेगी इस फिस्कल ईयर में। और रीजन क्या बताया? ग्लोबल ग्रोथ, ट्रेड, एक्सेलरेशन। ठीक है, और आईएमएफ ने इसके पहले इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 2024 टू 25 को बढ़ाया था 6.8% पे, और पहले इसके भी पहले 6.5% पे कहा था, लेकिन अब फाइनल वैल्यू इनकी 7% है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो डेटा है उन्होंने रिवील किया है 7.6% का ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24। ओके, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 7%। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट
एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कब स्टैब्लिश किया गया था? 2004 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी ऑप्शन, ठीक है। और किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि हाल ही में इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स, अलर्ट इंडिकेटर्स इशू किए हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज एंड द क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज। तो ये एनालाइज करते हैं सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जा सके और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोका जा सके। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, उनके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करें विद FIUIND एज रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर दिस PMLA, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये आपको ये याद रखना है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमजा यूसुफ हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमजा यूसुफ जिन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है, ये कौन सी कंट्री के फर्स्ट मिनिस्टर हैं आपको ये बताना है। तो हमजा यूसुफ ने रिजाइन किया है एज स्कॉटलैंड्स फर्स्ट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी आफ्टर 13 मंथ्स इन ऑफिस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पिछले दिनों भी न्यूज में थे क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके बाद इन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास कर दिया गया, ठीक है। यही रीजन है कि हमजा यूसुफ को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा और ये फर्स्ट मिनिस्टर थे स्कॉटलैंड कंट्री के। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023? इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है आपको ये बताना है। आंसर है बी ऑप्शन, इसरो। इसरो ने रिलीज किया है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो स्पेस ऑब्जेक्ट की पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM, जो कि ऑपरेशनल है सिंस 2022, ये इंश्योर करता है इसरो का स्पेस एसेट सेफ्टी, ठीक है। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो 3143 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि 5 मेजर ब्रेकअप इवेंट्स भी मौजूद हैं। इंडिया ने टोटल 127 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं बाय 2023 और सक्सेसफुली यहाँ पे इसरो ने 7 मिशन कंडक्ट किए हैं। इसमें जो है आपका चंद्रयान 3 और आदित्य L1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स को इंक्रीज किया गया है ताकि स्पेसक्राफ्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम क्लोज अप्रोचेस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी? आंसर है इसरो। नेक्स्ट है, टैक्टिक AI रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? टैक्टिक AI जो आजकल न्यूज में है, इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है आपको ये बताना है। तो गूगल का जो डीप माइंड है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद लिवरपूल फुटबॉल क्लब, जिसके बाद मिलकर इन्होंने टैक्टिक AI को डेवलप किया। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है जो कि फोकस करता है ऑन कॉर्नर किक टैक्टिक्स, ठीक है। तो ये जो टूल है ये प्रेडिक्टिव और जनरेटिव इनसाइट्स को ऑफर करता है, जिसका बेसिक पर्पस क्या है? फुटबॉल मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करना, और ये कोचेस को अलाउ करता है कि वो वेरियस प्लेयर सेटअप्स जो है वो सैंपल कर सकें फॉर कॉर्नर किक्स, जहां पे टैक्टिक AI बेसिकली इंटीग्रेट कराता है प्रेडिक्टिव और जनरेटिव कंपोनेंट्स को, जिससे कि जो इफेक्टिवनेस है टैक्टिकल एनालिसिस की वो इनहैंस हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस एक बात याद रखनी है कि टैक्टिक AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, किस कंपनी का? आंसर है गूगल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे? ये दोनों सर्वे किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लॉन्च किए हैं आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोनों सर्वे लॉन्च किए हैं जिससे कि ये इन्फॉर्म कर सके अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस को, ठीक है। तो ये जो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, इसमें ये सब्जेक्टिव असेसमेंट गैदर करते हैं प्राइस मूवमेंट के रिगार्डिंग फ्रॉम 19 सिटीज, जहां पे ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। और अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की बात करें तो इसमें ये एक तरह का क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स देते हैं ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, इनकम एंड स्पेंडिंग, और ये भी जो डेटा है वो 19 सिटीज के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये जो सर्वे आरबीआई कंडक्ट करता है, इनका पर्पस क्या है? क्रूशियल इनसाइट्स प्रोवाइड करना फॉर आरबीआई के पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ये दोनों सर्वे किसने हाल ही में लॉन्च किए हैं? योर आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली वेयर वाज द हाई लेवल इवेंट ऑन AMR फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइज्ड? ये मीटिंग हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड द ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन AMR ने ऑर्गेनाइज किया इस हाई लेवल इवेंट को इन बार्केलोना, स्पेन, ठीक है।
इसका पर्पस क्या है? वर्ल्ड लीडर्स और एक्सपर्ट्स को यूनाइट करना डिफरेंट सेक्टर से, जिससे कि पॉलिटिकल एक्शन को हम बूस्ट कर सकें ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2020 में, और जीएलजी एडवाइस करता है ऑन AMR, और इसको सपोर्ट करते हैं क्वाड्रिपार्टाइट ज्वाइंट सेक्रेटरीट, जिसमें कि इन्वॉल्व है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। फाइन, जिससे कि हम ग्लोबल मोमेंटम को मेंटेन कर सकें और लीडरशिप को AMR में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, बार्सिलोना स्पेन। देखिए, एक डैम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन जरूरी है याद रखना। ओल्ड किजाबे डैम किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि ये हाल ही में बर्स्ट हो गया था। ये सदर्न कीनिया में लाई करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से डेडली फ्लड्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, 42 लोगों की डेथ हुई है। तो सिंपली आपसे बस लोकेशन पूछी जा सकती है कि ओल्ड किजाबे डैम कौन सी कंट्री में लाई करता है। योर आंसर वुड बी कीनिया। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन फॉर नॉलेज सपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है, जिससे कि नॉलेज सपोर्ट को वो इन्हांस कर सके फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि क्रूशियल है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया ड्यूरिंग द क्रिटिकल मिनरल समिट एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली, जहां पे इन्होंने जो बेनिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है और कैपेबिलिटीज को प्रोसेस करने की बात है उसके ऊपर एम्फेसिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। Which country has recently rejected nearly 1/3 of Indian spice-related shipment due to salmonella contamination? कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के स्पाइस रिलेटेड शिपमेंट्स का 1/3 रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सैल्मोनेला कंटामिनेशन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूएस। यूएस ने रिजेक्ट किया हमारा 1/3 ऑफ शिपमेंट फ्रॉम MDH, और कब से किया है? अक्टूबर 2023 से अगर हम काउंट करें तो, बिकॉज ऑफ सैल्मोनेला कंटामिनेशन। ठीक है, सैल्मोनेला एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि एनिमल के इंटेस्टाइन और उसके फेसिस में मिलता है हमें, और इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस पाई जाती है। तो ये ह्यूमंस में फैलता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड आइटम्स और एनिमल्स, और सैल्मोनेला जो है ये हफ्तों सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई एनवायरनमेंट में, और अगर वाटर है तो फिर ये 1 महीने तक तो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसकी बीमारी के? डायरिया, फीवर, स्टोमक क्रैम्प्स, और सीवियर केसेस में बहुत ही ज्यादा मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत पड़ जाती है। तो यही रीजन है कि यूएस ने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है इसके पहले जिसने इंडिया के स्पाइस प्रोडक्ट्स के ऊपर सवाल उठाया था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। रिसेंटली हु हैज बीन रीइंडक्टेड इनटू द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप अहेड ऑफ द पेरिस गेम्स? किसको हाल ही में रीइंडक्ट कर लिया गया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप में अहेड ऑफ द पेरिस गेम्स? तो ये है फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर दीपिका कुमारी। इनको इंडक्ट किया गया इनटू द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप स्कोर ग्रुप फॉर पेरिस गेम्स, जिसको कि इनिशिएट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स 2014 में। बाद में इस स्कीम को रिवैम्प किया गया था 2018 में। ठीक है, यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या है? इंडिया की ओलंपिक और पैरालंपिक परफॉर्मेंस को इन्हांस कराना। इसको फंड करता है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड और खेलो इंडिया स्कीम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? ये इसमें जो है एलाइट एथलीट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू द टॉप्स एलाइट एथलीट्स आइडेंटिफिकेशन कमिटी, और फिर इनको टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वाया द मिशन ओलंपिक सेल। ओके, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दीपिका कुमारी। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कल संडे है तो एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा रेस्ट करिए, और फिर जितना आपने इस वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज डेफिनेटली करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप एक मॉक टेस्ट भी दे सके। संडे का दिन ऐसा होता है जब आप फ्री होते हैं थोड़ा सा, और मॉक टेस्ट देने की आदत डालिए जिससे कि एग्जाम में आपको बिल्कुल नया सा ना लगे। ठीक है, उससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे, और मॉक टेस्ट से वैसे भी काफी चीजें आप सीखते हैं। तो जो लोग भी मॉक टेस्ट देंगे कल, वो मंडे वाले वीडियो में अपने कमेंट्स जरूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में, जिससे कि जो बाकी लोग हैं उनको भी मोटिवेशन हो सके। और शुरू में हो सकता है आप आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स के सेक्शन में सिर्फ 3 और 4 ही स्कोर कर पाए, लेकिन लेटर ऑन आप देखेंगे कि हर हफ्ते के साथ आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे करके आप इसको जो है 15 to 16 to 17 और 18 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो विद बेस्ट विशेस चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zaid Sana signing off.